नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वक्त हो गया है सुबह 10 का। आप देख रहे हैं दमदार 10। ऑपरेशन सिंदूर में जिन वायुवीरों ने 23 मिनट में पाकिस्तान के 9 आतंकी ठिकानों को तबाह कर दिया, 100 से ज्यादा आतंकियों को कब्र में पहुंचा दिया, आज वो वायु योद्धा फिर से एक्शन में है। आज फिर पाकिस्तान में जबरदस्त पैनिक है। भारत का इतिहास भूगोल बदलने की क्षमता रखने वाले राफेल, सुखोई, चिनूक और अपाचे आज फिर से गरज रहे हैं। भारत के वायुवीर आज दिल्ली से सटे हुए गाजियाबाद के हिंडन एयरबेस पर पावर शो कर रहे हैं। इंडियन एयरफोर्स आज अपना 93rd स्थापना दिवस मना रहा है। इस बार वायुसेना का स्थापना दिवस समारोह ऑपरेशन सिंदूर के वीर योद्धाओं को समर्पित है। आज भारतीय वायुसेना ऑपरेशन सिंदूर के दौरान अदम्य साहस दिखाने वाले और पाकिस्तान को धूल चटाने वाले अपने योद्धाओं को उनके साहस और शौर्य के लिए सम्मानित कर रहे हैं। आज एयरफोर्स के उन 7 स्क्वाड्रन को यूनिट को सम्मानित किया जा रहा है जिन्होंने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान असाधारण पराक्रम दिखाया, पाकिस्तान के लगभग हर हवाई हमले को विफल किया। S-400 ट्रायम्फ एयर डिफेंस रेजिमेंट, राफेल फाइटर जेट की गोल्डन एरो स्क्वाड्रन और सुखोई 30 MKI विद ब्रह्मोस की टाइगर स्क्वाड्रन को भी आज स्थापना दिवस पर सम्मानित किया जा रहा है। भारतीय वायुसेना के चीफ एयर चीफ मार्शल एपी सिंह ने बिल्कुल साफ कर दिया कि आने वाले दिनों में भारतीय वायुसेना मॉडर्नाइजेशन के साथ जो स्क्वाड्रन इस समय 29 हो चुकी है उनमें और इजाफा होगा। इसीलिए एयर वॉरियर्स ये परेड करते नजर आ रहे हैं। तो वहीं दूसरी तरफ सरफेस टू एयर मिसाइल, रफाल, रडार, नेत्रा सब कुछ यहाँ पर मौजूद है जो भारतीय वायुसेना का ये दमखम दिखलाते हैं। अब आपको ये भी बता दें कि आने वाले दिनों में तेजस मार्क 1 अल्फा की जब फाइटर स्क्वाड्रन भारतीय वायुसेना में शामिल होगी तो स्क्वाड्रन में इजाफा होगा। जो आने वाले समय में कोबरा स्क्वाड्रन के तौर पर भारतीय वायुसेना में तेजस मार्क 1 अल्फा की स्क्वाड्रन शामिल होगी। उसके साथ साथ रफाल और लेने की संभावनाएं हैं। साथ में Su-57 का भी ऑप्शन इस समय ओपन है। तो आने वाला समय भारतीय वायुसेना की मॉडर्नाइजेशन के लिए बहुत अहम होगा। S-400 जिसने ऑपरेशन सिंदूर में एक बेहद निर्णायक रोल प्ले किया है, इसीलिए ये संभावनाएं जताई जा रही है कि जो रशिया के व्लादिमीर पुतिन का जो दौरा होगा उसमें आने वाले टाइम पर और S-400 एयर डिफेंस सिस्टम लिया जा सकता है और भारत इस समय कुशा प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है जो इक्विवेलेंट होगा S-500 के। एयर चीफ मार्शल एपी सिंह पिछले 1 साल में उन्होंने कहा कि हमने बहुत कुछ देखा, दुश्मन को वार्ता के लिए मजबूर होना पड़ा। उन्होंने कहा कि हम अपने लक्ष्य से चूकने वाले नहीं हैं। एयर चीफ मार्शल ने कहा कि भारतीय वायुसेना देश की मजबूत ढाल है, ऐसी ढाल जिसे भेदा नहीं जा सकता। एयर चीफ मार्शल एपी सिंह ने ये तमाम बातें आज इस स्थापना दिवस समारोह के दौरान कही। तेज हमला करना, सटीक हमला करना, निशाने से ना चूकना और दुश्मन को कुछ ही पलों में ध्वस्त कर देना, ये भारत की वायुसेना की शक्ति है और ये पराक्रम है। पाकिस्तान का भूगोल बदल देने की क्षमता रखने वाला ये भारत का एयर डिफेंस सिस्टम है। जो तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं, ये गाजियाबाद के हिंडन एयरबेस से आई हुई तस्वीरें। अचूक, अभेद्य व सटीक, अचूक और इनफैलिबल reflects our resolve to never fail in our service to the nation. कभी अपने लक्ष्य से ना चूकने वाले। अभेद्य और impervious highlights our role as a guardian of the sky. एक ऐसी ढाल जिसे कभी भेदा नहीं जा सकता। सटीक और precise emphasizes our accuracy in conducting operations. हमेशा अपने निशाने में निपुण। The Indian Air Force's pursuit in the past year, especially during Operation Sindoor, exemplify this theme. मैं अपने शहीदों को भी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं जिन्होंने भारतीय वायुसेना में कर्तव्य निभाते हुए अपने प्राणों की आहुति दी और देश का मान ऊंचा रखा। I will fail in my duty if I do not place on record my compliments to AOCNC Western Air Command,
AOC Air Force Station Hindon, all principal staff officers of Air Headquarters and their teams for putting up such a befitting show this morning. My appreciation to the parade commander and all air warriors on parade for your immaculate turnout, precise and crisp drill movements, and above all, your josh. दमदार 10 में अब हम बात करने जा रहे हैं बिहार की। बिहार विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हुए 2 दिन हो चुके हैं, लेकिन अभी तक एनडीए या महागठबंधन में सीटों पर सहमति नहीं बन पाई है। दोनों ही गठबंधन में सीट बंटवारे को लेकर पेच जारी है। आज पटना में एनडीए नेताओं की बैठक होने जा रही है, जिस दौरान सीट शेयरिंग फॉर्मूले को अंतिम रूप देने की कोशिश की जाएगी। पटना में होने वाली इस बैठक में चिराग पासवान के अलावा उपेंद्र कुशवाहा और जीतन राम मांझी शामिल होंगे। कल बीजेपी के चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान और विनोद तावड़े ने दिल्ली में चिराग पासवान से मुलाकात की थी, लेकिन इस दौरान सीट बंटवारे को लेकर बात नहीं बन पाई। आज एक और राउंड की बातचीत का फैसला किया गया है। यही हालत कुछ महागठबंधन की भी है। महागठबंधन में पिछले लंबे वक्त से लगातार बैठकों का दौर चल रहा है, लेकिन अभी तक ये तय नहीं हो पाया है कि कौन कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगा। सीटों का ऐलान होने से पहले ही आज कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव कमेटी की बैठक होने जा रही है। इसमें पार्टी अपनी पहली लिस्ट पर मुहर लगा सकती है। तो मुकेश सहनी का कहना है कि आज शाम तक महागठबंधन में सीटों के बंटवारे से लेकर मुख्यमंत्री के चेहरे तक सब कुछ घोषित हो जाएंगे। एनडीए के साथ बैठक से पहले चिराग पासवान ने इशारों में बड़ी बात कह दी। चिराग पासवान ने अपने पिता रामविलास पासवान को याद करते हुए कहा कि वो कहा करते थे कि जीना है तो मरना सीखो, कदम कदम पर लड़ना सीखो। चिराग ने कहा कि अगर वो लड़ते नहीं तो कठिन हालात से बाहर नहीं निकलते। हम आपको बता दें कि आज रामविलास पासवान की पुण्यतिथि है और ये बात चिराग पासवान ने उनकी पुण्यतिथि पर उन्हें याद करते हुए और अपने साथियों को एक मैसेज देते हुए ये तमाम बातें कही। मेरे नेता हर मंच से इस बात को कहते थे, आप उनकी पार्लियामेंट की स्पीचेस हों उसको सुने, आप उनके हर मंच पर दिए हुए भाषणों में सुनेंगे कुछ बातें थे जिसको निरंतरता पे वो जनता के बीच बताने का कार्य करते थे, जिनमें से उनकी ये कुछ पंक्तियां हैं जिन्होंने हमेशा मुझे प्रेरणा दी है। जब जब कठिन दौर से मैं गुजरा हूँ तब तक उनकी यही पंक्तियों ने मुझे ताकत दी है। जुल्म करो मत, जुल्म सहो मत, जीना है तो मरना सीखो, कदम कदम पर लड़ना सीखो। अगर मैं लड़ता नहीं तो उन विपरीत परिस्थितियों से बाहर नहीं निकलता। आप संभवतः इसके कई राजनीतिक मायने निकालने का प्रयास कर रहे होंगे, पर मेरे लिए इनके राजनीतिक मायनों से ज़्यादा मेरी पिता के द्वारा दी गई वो शक्ति है जिसने हमेशा मुझे कठिन समय में हिम्मत बांधने का काम किया। बिहार में चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद सभी दल का पूरा फोकस सीटों के तालमेल के ऐलान पर है। इसके बाद नामांकन और प्रचार का सिलसिला शुरू होगा। कल धर्मेंद्र प्रधान और विनोद तावड़े ने दिल्ली में चिराग पासवान से मुलाकात की थी और आज पटना में बैठक होने वाली है। इस बैठक के लिए चिराग पासवान कल देर रात दिल्ली से पटना पहुंचे। चिराग ने कहा कि अभी बातचीत शुरुआती दौर में है और जब तक कुछ चीजें फाइनल ना हो कुछ भी कहने का मतलब नहीं है। जैसा मैंने कहा कि सही समय पे सारी जानकारी साझा की जाएगी। अभी बहुत शुरुआती दौर में बातचीत शुरू हुई है। एक बार जब तक चीजें पूरी फाइनल नहीं हो जाए कुछ कहने बताने का मतलब नहीं है। जैसे हो जाएगा जानकारी दी जाएगी। एनडीए की सिरदर्दी केवल चिराग पासवान ही नहीं बढ़ा रहे हैं। हम पार्टी के प्रमुख जीतन राम मांझी भी ज्यादा सीट की डिमांड कर रहे हैं। जीतन राम मांझी 20 सीट की मांग पर अड़े हुए हैं। वो इस बारे में सार्वजनिक तौर पर बयान भी दे चुके हैं, लेकिन बीजेपी उन्हें 7 सीट ही देना चाहती है। जीतन राम मांझी की पार्टी पिछले चुनाव में 8 सीट पर लड़ी थी, इसलिए उन्हें इस बार भी बीजेपी 8 सीट दे सकती है। बातचीत स्टार्ट हो गया है। हम समझते हैं 2 से 3 दिनों में हम लोग सब इसको लॉक कर देंगे और निश्चित है कि भाई जीतन राम मांझी जी जो हमारे संरक्षक महोदय हैं उनकी चिंता वाजिब है और हम लोग चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा सीट हमारे कार्यकर्ताओं को मिले ताकि हमारी पार्टी भी आगे बढ़े और रिकॉग्नाइज पार्टी हम बने। इसकी चिंता हम सबको है और हमने अपनी चिंता का जो अभिव्यक्ति है शीर्ष नेतृत्व को बता दिया और हम समझते हैं कि सम्मान के साथ हमारा समझौता है, सम्मानजनक सीट में मिलेंगे।
चिराग पासवान ज्यादा सीट की डिमांड कर रहे हैं, लेकिन पिछले 2 चुनाव में उनकी पार्टी का प्रदर्शन कैसा रहा, ये इस पर एक नजर डाल लेते हैं। 2015 के चुनाव में एलजेपी एनडीए गठबंधन में रहते हुए 42 सीट पर चुनाव लड़ी थी, तब उसे 2 सीट पर कामयाबी मिली। पिछले चुनाव में चिराग पासवान एनडीए से अलग होकर चुनाव लड़े थे और अकेले दम पर 135 सीट पर उम्मीदवार भी खड़े किए थे। चिराग पासवान ने जेडीयू को तो काफी डैमेज किया, लेकिन उनका एक भी उम्मीदवार विधानसभा में पहुंच नहीं पाया था। हमारे सहयोगी नीतीश चंद्र इस खबर पर लाइव जुड़ गए हैं। अब देखिए, फॉर्मूला क्या फाइनल होगा, इसी पर सबकी नजरें टिकी हुई हैं। जितिन राम मांझी ज्यादा सीट की मांग कर रहे हैं, कम से कम 20 सीटें चाहिए, लेकिन पार्टी ये चाहती है, बीजेपी की हम बात कर रहे हैं, कि 7 से 8 जितनी पिछली बार सीटों पर चुनाव लड़े थे, इस बार भी उतनी सीटें उन्हें मिले। अटक कहां रहा है मामला? जी हाँ, हर दल की यही कोशिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा उसको सीटें मिले और जाहिर है अब बातचीत अंतिम चरण में है, लेकिन जो सबसे बड़ी परेशानी है वो साफ तौर पर चिराग पासवान की तरफ से है। और पटना जब पहुंचे चिराग पासवान देर रात, तो उनसे ये सवाल पूछा गया, तो जो जवाब उन्होंने दिया उससे भी ये लग रहा है कि कहीं ना कहीं सीटों को लेकर जो है पेंच फंसा हुआ है। उन्होंने कहा अभी बिल्कुल शुरुआती दौर में हमसे बातचीत हो रही है, इसलिए अभी हम कुछ कहने की स्थिति में नहीं है। तो ये बातें बता रही हैं कि पेंच है सीट को लेकर। चिराग पासवान 40 से 45 सीटों की मांग कर रहे हैं और उनका कहना है कि उनके 5 सांसद हैं, यदि एक लोकसभा सीट से यदि 6 विधानसभा भी माने तो कम से कम 30 की सीटें उनकी बनती हैं, और इसके अलावा भी कुछ और सीटें वो मांग रहे हैं। 25 सीटों तक मैक्सिमम बीजेपी उनको देने को तैयार हो सकती है, लेकिन 40 का आंकड़ा तो निश्चित रूप से बहुत ही मुश्किल होगा। अब देखना यह है कि आखिर अंतिम जो नतीजा निकलता है, क्या निकलता है। आज वो खगड़िया जा रहे हैं चिराग पासवान, उसके बाद फिर वो लौटेंगे, उसके बाद फिर उनसे बातचीत होगी। जी, बहुत शुक्रिया नीतीश आपका इस पूरी जानकारी के लिए। एनडीए में सीटों पर पेच फंसा है तो महागठबंधन की हालत भी कुछ अलग नहीं है। महागठबंधन में अभी सीटों पर बात नहीं बन पाई है। इसके बीच आज दोपहर कांग्रेस केंद्रीय चुनाव कमेटी की वर्चुअल बैठक होने जा रही है। इस दौरान कांग्रेस की पहली लिस्ट पर मुहर लग सकती है। कांग्रेस इस बार 78 सीट मांग रही है, लेकिन पिछले चुनाव से सबक लेते हुए जेडीयू उसे 48 सीट से ज्यादा देने के लिए तैयार नहीं है। बीच बचाव का रास्ता निकालते हुए कांग्रेस को 55 सीट दी जा सकती है। वहीं सीपीआई-एमएल ने 18 सीट की पेशकश ठुकरा दी है। सीपीआई-एमएल अपने लिए 40 सीट की डिमांड कर रही है। सीटों को लेकर चल रही कश्मकश के बीच वीआईपी के चीफ मुकेश सहनी ने बड़ा बयान दे दिया। मुकेश सहनी ने दावा किया कि आज शाम तक न केवल सीटों के बंटवारे का ऐलान होगा, सीएम और डिप्टी सीएम के चेहरे की भी घोषणा कर दी जाएगी। सहनी ने कहा कि उनका डिप्टी सीएम चेहरा बनना 100% तय है। इंडिया टीवी से बातचीत में सहनी ने यह भी कहा कि उनकी पार्टी को कितनी सीटें मिलेंगी ये तय हो चुका है। वीआईपी पार्टी को कितनी सीट मिलना है वो डिसाइड हो चुका है, और रहा कि कहां लड़ना है उसमें मैक्सिमम सीट पर सहमति बन चुका है। कुछ सीट जो है वो बची हुई है, वो कुछ ही घंटे में हम लोग आज कंप्लीट कर लेंगे। सीटें आपकी तय हो गई हैं, तो 60 सीटों की मांग आप कर रहे थे, क्या इतनी मिल रही है? नहीं, उसमें से कुछ सीट जो है हमने घटा दिया और कुछ कम हो गया है, और जो कम होना था हम उसमें सहमति है हमारी। 50% के आसपास हैं, ये कुछ इशारा कर... नहीं, वो अच्छा नंबर है। 50 से भी नीचे? नहीं, अच्छा नंबर है। अच्छा तो संकेतों में बोलते रहे हैं, जब जहाँ बोलने की आवश्यकता था वहाँ बोले हैं, अभी बोलने की आवश्यकता नहीं है। जब सेटल हो चुका है और जब कल प्रेस कॉन्फ्रेंस हम लोग कर ही लेंगे, आपको बिहार में सीएम फेस कौन होंगे, डिप्टी सीएम कौन होंगे, कौन पार्टी कितने सीट लड़ेंगे, ये कल डिक्लेयर कर ही देंगे। तो इसमें अभी बोलने की क्या बात? ये बता दीजिए, दही आंकड़े में है ना, दही आंकड़े में आप लोग जितना नहीं सोचते उतना है। बिहार में इस चुनाव में टॉप 5 में वीआईपी पार्टी रहने वाली है, टॉप 5 में। अच्छा, एक बात और आपकी बड़ी चर्चा में रही है, चूंकि आप खुलकर बोलते रहे हैं डिप्टी सीएम का पद आपको मिलना तय है, तो इस पर मुहर लग गई है? इस पे भी मुहर लग गया। इस पे तो 1.5 साल पहले मुहर लग गया। गठबंधन में आने के समय में ही मुहर लग चुका था, और अभी भी क्लियर है, कोई किंतु परंतु नहीं है। और यहाँ पे सरकार बनने पे बात की घोषणा प्रेस कॉन्फ्रेंस में होगी? जरूर इसका घोषणा आपके प्रेस कॉन्फ्रेंस में, अगर सीएम का अगर घोषणा होगा तो डिप्टी सीएम का भी होगा, सीएम का नहीं होगा तो डिप्टी सीएम का भी नहीं होगा। लेकिन ये मानकर चलें कि मुकेश सहनी महागठबंधन के उप मुख्यमंत्री के उम्मीदवार घोषित किए जाएंगे? 100%, इसमें 1% भी किंतु परंतु नहीं है। पे देश लेवल पे अगर बात करेंगे तो कांग्रेस पार्टी बहुत बड़ी पार्टी है, उनके पीछे हम लोग खड़े हैं। लेकिन अगर बिहार की बात करेंगे तो यहाँ पे बड़ी पार्टी आरजेडी है, आरजेडी के पीछे खड़ा रहना है।
ठीक है। और जब राहुल गांधी जी आएंगे तो निश्चित तौर पे तेजस्वी जी से भी आगे वो बैठेंगे और उनका अधिकार भी बनता है। जब अगर नेता अगर बैठने की बात होगा तो यहाँ पे सहयोगी दल में जो शीर्ष नेता है वही बैठेंगे। तेजस्वी यादव ने सीटों के ऐलान के बारे में तो कुछ नहीं कहा, लेकिन उन्होंने ये जरूर कहा कि इस बार बिहार के लोग बदलाव चाहते हैं। 14 नवंबर के बाद बेरोजगारी के अंत की शुरुआत होगी। 14 नवंबर 2025 बिहार के लोग इतिहास रचने जा रहे हैं और ये सुनहरे अक्षरों से लिखा जाएगा। आप बिहार के लोग इस बार बदलाव चाहते हैं और इस बार परिवर्तन चाहते हैं। 14 नवंबर के बाद से बिहार में बेरोजगारी जड़ से समाप्त होने की शुरुआत हो जाएगी। बिहार का ऐसा कोई घर नहीं बचेगा जहां कोई बेरोजगार बैठा होगा। सबके हाथ नौकरी और रोजगार होगा। और जनवरी के बाद से माई बहन मान योजना के तहत 1 साल के लिए 30,000 रुपए उनके खातों में दिया जाएगा। ये नीतीश जी वाला उधार, भाजपा वाला उधार नहीं रहेगा, बल्कि आर्थिक न्याय रहेगा। वहीं प्रशांत किशोर ने महागठबंधन और एनडीए में सीटों को लेकर चल रही कश्मकश पर चुटकी ली है। उन्होंने कहा कि ये सीटों का नहीं, बिहार की जनता को लूटने का घमासान है। के बंटवारों का घमासान नहीं है, बिहार को लूटने का घमासान है कि कौन कितनी ज्यादा सीट पर लड़ेगा ताकि उसको आगे उतनी बड़ी लूट करने का अवसर मिल सके। इसीलिए जनसुराज ने पहले ही कहा है, भैया कोई गठबंधन नहीं, एक ही गठबंधन है, जनता के साथ का गठबंधन। 243 सीट पर अपने दम पर लड़ेंगे। जनता ने आशीर्वाद दिया तो बिहार में सुधार का प्रयास करेंगे। पहले ही कहा, हम लोग को कोई किसी से बात थोड़ी करने की जरूरत है। जनता से बात कर रहे हैं, जनसुराज के साथियों से बात कर रहे हैं। 9 तारीख को जनसुराज के उम्मीदवारों की सूची जारी हो जाएगी। आइए अब बात करते हैं अखिलेश और आजम की मुलाकात की। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव आज आजम खान से मिलने रामपुर जा रहे हैं। आजम खान 15 दिन पहले सीतापुर जेल से रिहा हुए हैं। तब से अखिलेश आजम की मुलाकात को लेकर कयास हैं। बताया जा रहा है कि आजम खान रामपुर के मौजूदा सांसद नदवी को लेकर अखिलेश यादव से नाराज हैं। अखिलेश यादव से मुलाकात से पहले आजम खान ने क्लियर कर दिया है कि वो सिर्फ अखिलेश यादव से मिलेंगे। उन्होंने नदवी से मुलाकात करने से भी इनकार कर दिया। आजम खान ने कहा कि वो नदवी को नहीं जानते हैं। आजम खान समाजवादी पार्टी के संस्थापकों में से एक हैं। जेल से रिहाई के बाद आजम खान और अखिलेश यादव की ये पहली मुलाकात होगी। आजम खान ने कहा कि मुर्गी चोरी के केस में उन्हें 21 साल की सजा और 34 लाख रुपए का जुर्माना लगा है। अभी 113 मुकदमों का फैसला बाकी है।